नमस्कार। मध्य पूर्व में आजकल जो तनाव चल रहा है, खासकर ईरान और इजराइल के बीच, सवाल ये उठता है कि हजारों मील दूर की इस खींचतान का असर यहाँ भारत में हमारे खेतों पर, हमारी थाली पर कैसे पड़ सकता है। आज हम इसी मुद्दे की गहराई में जाएंगे, भारत की उर्वरक सुरक्षा को समझने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो भी जानकारी और स्रोत है उनके आधार पर। नमस्कार। हाँ बिल्कुल। और ये जो जानकारी है वो साफ बताती है कि भारत अपनी खाद की जरूरतों के लिए, मतलब खासतौर पर यूरिया और डीएपी के लिए खाड़ी देशों पर काफी हद तक निर्भर है। अच्छा। हमारी कुल सप्लाई का आप मान लीजिए करीब 20 से 25% हिस्सा कतर, सऊदी अरब, ओमान जैसे देशों से ही आता है। और ये सप्लाई भी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे, मतलब एक बहुत ही संवेदनशील समुद्री रास्ते से गुजरती है, जहां वैसे भी तनाव बना रहता है। जी हाँ बिल्कुल, वो एक अहम रास्ता है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही समझना है कि ये निर्भरता कितनी जोखिम भरी है। अगर कोई संकट आता है तो हमारी तैयारी क्या है, और सोचिए अगर सप्लाई रुक जाती है तो किसानों और हमारी खाद्य सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। और हाँ, इन स्रोतों में जो समाधान बताए गए हैं उन पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। अगर हम देखें कि कौन सी खाद पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, तो यूरिया का करीब 20% हम आयात करते हैं। लेकिन डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी, उसका तो करीब 60% हम बाहर से मंगाते हैं। 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी। और पोटैश यानी एमओपी, उसके लिए भी हम कनाडा, बेलारूस और इजराइल पर निर्भर हैं। तो अब इजराइल का नाम आने से जाहिर है यहाँ भी चिंता बढ़ जाती है। मतलब साफ है कि यूरिया और खासकर डीएपी पर जोखिम ज्यादा है, क्योंकि ये सीधे खाड़ी देशों और वहां मिलने वाली प्राकृतिक गैस पर निर्भर हैं। अच्छा, तैयारी की बात करें तो क्या हमारे पास कुछ लंबे समय के समझौते वगैरह हैं? स्टॉक कितना रखते हैं हम? देखिए, कुछ लंबी अवधि के समझौते को हैं, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि हमारे पास स्टॉक महज 30 से 45 दिनों का ही रहता है। सिर्फ 30 से 45 दिन? हाँ। ये तो थोड़ा कम नहीं लगता? हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। खासकर जो हमने रूस यूक्रेन युद्ध के समय देखा, उसके बाद तो ये एहसास और गहरा होता है। 30-45 दिन का स्टॉक, मान लीजिए खरीफ या रबी का पीक सीजन चल रहा हो, तो शायद किसी बड़े संकट को झेलने के लिए काफी ना हो। हाँ बिल्कुल। और बड़े पैमाने पर भंडारों की जो बात होती है, वो अभी तक शायद उस स्तर पर नहीं है। नहीं, अभी उस स्तर पर व्यवस्था नहीं बन पाई है जैसी होनी चाहिए। तो फिर इन जोखिमों को देखते हुए क्या भारत कुछ कर रहा है अपनी निर्भरता कम करने के लिए? आत्मनिर्भरता की तरफ कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, यूरिया के मामले में एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। कोशिश है कि 2025 तक हम अपना घरेलू उत्पादन बढ़ाकर करीब 90% जरूरतें यहीं से पूरी कर लें। 90%? ये अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जी हाँ, ये एक बड़ी कामयाबी होगी अगर हम ये लक्ष्य पा लेते हैं। लेकिन फॉस्फेट और पोटाश यानी डीएपी और एमओपी की कहानी थोड़ी अलग है। अलग कैसे? देखिए, इनका जो कच्चा माल है वो भारत में लगभग मिलता ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब इनके लिए तो हमें बाहर ही देखना पड़ेगा, निर्भरता बनी रहेगी। हाँ, काफी हद तक। इसीलिए भारत, जैसा कि जानकारी है, मोरक्को जैसे देश जहां फॉस्फेट बहुत हैं, उनके साथ लंबी अवधि की साझेदारियां कर रहा है सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन घरेलू उर्वरक उद्योग की अपनी चुनौतियां भी हैं। जैसे कुछ कारखाने पुराने हैं, कच्चे माल के लिए आयात पर भारी निर्भरता है ही, फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें, ये सब हैं। और इसका सीधा असर किसानों पर कैसे पड़ता है, खासकर छोटे किसानों पर? असर तो पड़ता ही है। देखिए, सरकार यूरिया पर तो लगभग पूरी सब्सिडी देती है, हम सब जानते हैं। लेकिन डीएपी और एमओपी पर सब्सिडी पूरी नहीं है, आंशिक है। अच्छा। तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ते हैं या सप्लाई में दिक्कत आती है, तो इन खादों की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसका बोझ फिर छोटे और सीमांत किसानों पर ज्यादा पड़ता है। और सब्सिडी का भुगतान वक्त पर न होना, ये भी शायद एक मुद्दा रहता है। हाँ, वो भी एक समस्या है। सब्सिडी का भुगतान देर से होता है कई बार। तो ये सिर्फ किसानों की ही बात नहीं हुई, ये तो सरकार के बजट पर भी भारी पड़ता होगा। बिल्कुल। सब्सिडी का खर्च बहुत ज्यादा है। कभी कभी तो ये 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। 2.5 लाख करोड़? जी। इसलिए ये जो स्रोत हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि उर्वरक सुरक्षा को सिर्फ खेती का मुद्दा ना समझें। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। ये सीधे तौर पर फसल उत्पादन, गांव की अर्थव्यवस्था, लोगों की आय और हमारी खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो मान लीजिए, भगवान न करे, पर अगर 2025 से पहले सप्लाई में कोई बड़ी रुकावट आ गई, तो हम किस तरह का नजारा देख सकते हैं? क्या हो सकता है? स्थिति सच कहूं तो गंभीर हो सकती है। जैसे गेहूं जैसी रबी फसलों की बुआई में देर हो सकती है,
खरीफ फसलों पर भी असर पड़ सकता है। हो सकता है किसान खाद का इस्तेमाल कम कर दें या शायद फसलें ही बदल दें। इससे क्या होगा? पैदावार घटेगी और खाद्य असुरक्षा का खतरा बढ़ेगा। और सरकार पर सब्सिडी का बोझ? वो और बढ़ जाएगा और किसानों में असंतोष फैलने का भी डर रहेगा। तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि उर्वरक का ये जो पूरा मुद्दा है, ये हमारी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना अहम है। खाड़ी देशों पर निर्भरता, खासकर डीएपी के लिए जो 60% आयात है और यूरिया का 20%, और साथ में ये सिर्फ 30-45 दिनों का स्टॉक रखना, ये एक बड़ी कमजोरी है। बिल्कुल। समाधान की बात करें तो जैसा हमने कहा, यूरिया में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 2025 तक 90% बहुत जरूरी है। लेकिन फॉस्फेट और पोटाश के लिए कच्चे माल की कमी एक स्थायी चुनौती है। इसके लिए हमें मोरक्को, कनाडा, जॉर्डन जैसे देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने होंगे, लंबी अवधि के समझौते करने होंगे। और भंडारण क्षमता बढ़ाना भी जरूरी होगा। जी, भंडारण क्षमता बढ़ाना और आयात के लिए शायद कुछ वैकल्पिक रास्ते भी तलाशने होंगे। और जाते जाते एक विचार मेरे मन में आ रहा है, इन सब स्रोतों को पढ़ने के बाद, क्या उर्वरक सप्लाई में स्थिरता लाने के लिए सिर्फ यही पारंपरिक तरीके काफ़ी हैं, जैसे घरेलू उत्पादन बढ़ाना या आयात के नए स्रोत खोजना? या फिर हमें वो जो वैकल्पिक पोषण तकनीकें हैं, जैसे नैनो यूरिया या जैविक खाद, जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में भी मिलता है, उन्हें अपनाने में और ज़्यादा तेज़ी लाने की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे बाहरी झटकों का सामना बेहतर ढंग से कर सकें, ज़्यादा लचीले बन सकें? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आगे के लिए।